अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम शहीना चंदा महताब के मशहूर नावल जान की किस्त नंबर 6 शुरू करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैंने गुस्से से उसको घूरते हुए पूछा। मतलब ये है कि अब उठो और स्कूल जाओ। खबरदार, जो छुट्टी की हद हो गई है बदतमीजी की। फिर वो अम्मा का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। अम्मा बेचारी कहती ही रह गई, बेटा तुम्हें मालूम नहीं, आयशा को अक्सर पेट में दर्द रहता है। ये बहुत नाजुक है, ज़्यादा बीमार ही रहती है। अच्छी तरह मालूम है मुझे इनकी केस हिस्ट्री, अयाज ने कहा और फिर वो बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही मैं मारे गुस्से के उठ बैठी। फिर मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी जब कलसूम, जो मेरे साथ ही पढ़ने जाती थी, मेरे कमरे में दाखिल हुई और कहा, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तांगे वाला कब का आ चुका है। तो मैं क्या करूं? मैं बालों को रिबन से बांधते हुए तन कर बोली, क्या बात है, गुस्से में हो? कुछ नहीं। मैं किताबें उठाकर बाहर आई तो अम्मा के साथ अयाज भी तहत पोश पर बैठा था। मैंने कलसूम से कहा, जरा इसको तो देखो। अरे तुम देखो तो सही। और जब वो अयाज को देख रही थी, अम्मा की नज़र मुझ पर पड़ गई। नाश्ता कर लिया आयशा? अम्मा ने ममता भरे लहजे में पूछा। मुझे भूख नहीं है, मैंने गुस्से से कहा। वो भी अयाज की बातों में आकर मुझे अकेला छोड़ गई थी। और फिर कौन सी क़यामत आ जाती अगर मैं एक छुट्टी कर लेती। नाश्ते में भूख का क्या काम। अम्मा फिर अपनी ममता से मजबूर होकर बोली, किश्वर साथ ले जाने के लिए ही कुछ दे दो। फुप्पी रहने दे, पेट में दर्द हो तो सारा दिन भूख नहीं लगती। वैसे भी पेट के दर्द का सही इलाज ये है कि बंदा एक पूरा दिन फाका करे, फिर कभी पेट में दर्द नहीं होगा। उसने मुझे देखते हुए कहा। मैं पाँव पटहती आगे बढ़ गई। तांगे में बैठते हुए कलसूम ने पूछा, कौन था ये आयशा? पता नहीं कौन था। अब मुझे अयाज पर सख्त गुस्सा आ रहा था। फिर मुझे क्यों दिखा रही थी? दिमाग खराब हो गया है मेरा, मैं गुस्से से बोली। मगर कलसूम मेरे गुस्से की परवाह किए बगैर बोली, अब सीधी तरह ये क्यों नहीं कहती हो के बताना नहीं चाहती। मैं चुप रही तो कलसूम ने फिर कहा, आखिर ये गुस्सा है किस बात का? अयाज, नाराज़गी के बावजूद मेरे लहजे में मोहब्बत शामिल हो गई। अरे अयाज, तुम्हारा मतलब है तुम्हारा होने वाला। चुप कर, बाकी बातें स्कूल जाकर। मैंने तांगे में बैठी दूसरी लड़कियों को देखकर कहा। मगर कलसूम कहाँ चुप होने वाली थी, आहिस्ता आहिस्ता खुसर पुसर करती रही। 3 बजे के करीब मैं स्कूल से घर वापस आई तो सहन में बैठा अयाज किसी बात पर कहका लगा रहा था। मगर वो अकेला नहीं था, उसके साथ फेरोज भाई और परवेज भाई भी थे और वह दोनों भी हंस रहे थे। ना जाने ऐसी कौन सी बात थी जिसने उनको हंसने पर मजबूर कर दिया। मुझे देखते ही परवेज भाई और फेरोज चुप हो गए, जबकि अयाज अब भी मुस्कुरा रहा था जैसे मुझे चिढ़ा रहा हो। वो बागौर मेरी तरफ देख रहा था। मैं सलाम किए बगैर दांत पीसती हुई अंदर चली आई तो अम्मा ने मुझे देखते ही किश्वर को खाना लाने का हुक्म दिया और प्यार से मेरे पेट के दर्द का हाल पूछा। ठीक हूँ, मैंने मुंह बनाकर जवाब दिया और अपने कमरे में जाने की बजाय वही किताबें रखकर बैठ गई। और जैसे ही किश्वर ने खाना सामने रखा, मैं कई दिन के भूखों की तरह टूट पड़ी, क्योंकि स्कूल में भी कुछ न खाया था। मैं बैठी खाने से इंसाफ कर रही थी कि वो तीनों अंदर चले आए। मुझे खाता देखकर अयाज बुड़बुड़ाया, ये क्या हमाकत है भाई? कौन सी हमाकत? मैं समझने के बावजूद अनजान बन गई। यूनिफॉर्म बदलते सदियां तो नहीं लगती, अयाज ने सख्त लहजे में कहा। मारे तौहीन के मैं जल उठी। आंखों में एकदम आंसू मचलकर बाहर आने लगे, जिनको छुपाने के लिए मैंने मजीद सर झुका लिया। मेरी ये कैफियत देखकर ही शायद फेरोज भाई ने कहा था, अयाज अब 3 बज रहे हैं और फिर जानते हो इनका स्कूल स्टॉप से कुछ दूर है, वहाँ से पैदल आना, फिर बस के इंतज़ार में खड़े रहना। ऐसे में अगर तुम होते तो तुम भी यही करते। मैं तब भी ऐसा ना करता। वो ज़रा भी मुतासर नज़र नहीं आ रहा था
ओके, तुम ना करते, मगर मैं तो खुद यही सब कुछ करता रहा हूँ कि सुबह नाश्ते के बाद स्कूल में कभी खाने का मूड नहीं बनता था, और फिर कपड़े ना बदलने से कौन सी क़यामत आ जाती है। पहले ना सही, बाद में सही। मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। मैं जल्दी से बोल पड़ी कि फिरोज भाई की बातों ने मेरे जले दिल पर बर्फ का सा काम किया था। फिर भला उनकी हमदर्दी पर मैं क्यों ना बोलती। अरे, सुबह नाश्ता नहीं किया, मगर क्यों? वह बराह रास्त अब मुझसे मुखातब थे। वो मैं रात देर से सोई थी, और मैं अयाज की वजह से अपनी बीमारी को छुपा गई थी कि वो पहले ही मेरा मजाक उड़ा चुका था। ज़्यादा खाने से पेट में दर्द था मोहतरमा के, और मेरी आमद का बहाना बनाकर छुट्टी करना चाहती थी, मगर फूफी ने और मैंने बेच कर दम लिया। वो फिर मेरा दिल जलाने के लिए कह रहा था। बड़े बेवकूफ़ हो फिर तो, फिरोज ने आहिस्ता आहिस्ता से कहा, मगर मैंने सुन लिया, और मुझे तो अब वो बेवकूफ़ ही लगता था जो बजाय प्यार मोहब्बत के मुद्दत बाद मिले इन दिनों को झगड़े में ज़ाया कर रहा था। मैं उसकी बात सुनकर चौंक पड़ी, जो कह रहा था, यार मेरे लिए सबसे अहम तालीम है, बाकी बातों के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, मगर मुझे लगता है इनके लिए कोई चीज़ भी अहम नहीं सिवाय खाने के। ज़्यादा बकवास ना करो, फिरोज ने कहा। फिर बोला, अच्छा तो मैं चलता हूँ, शाम को याद से सब आना। कहते हुए वो बाहर निकल गया, और कब के चुपचाप खड़े नोक जोक सुनते भाईजान अयाज को अपने कमरे में ले गए, और मैं फिर खाने की तरफ मतवज्जा हो गई। अगरचा अयाज की बातों पर दिल जल रहा था, मगर मैं उसकी बातों की सज़ा अपने पेट को देना नहीं चाहती थी। खाने से फारग होकर मैं अपने कमरे में आई और बगैर यूनिफॉर्म बदले बिस्तर पर गिर गई कि गुस्से में मैं खाना कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, और अब गंदगी तारी हो रही थी। वैसे भी खाते ही मुझे नींद आने लगती थी, यही वजह है लेटते ही मैं सो गई। आंख खुली तो शाम का मिल गुजा अंधेरा गहरा हो रहा था। मैंने उठने को फिर भी जी नहीं चाहा। तबीयत कुछ सुस्त हो रही थी। खैर, सुस्ती और मैं लाजमा व मलजूम थे, मगर न जाने क्या बात थी, उठने का मूड नहीं हो रहा था। हो सकता है मैं लेटी ही रहती, मगर अचानक मेरा कमरा खुशबू से महक उठा। मैंने देखा अयाज अंधेरे में बिजली का स्विच तलाश कर रहा था। फिर वो कामयाब हुआ और लाइट ऑन कर दी। कमरा एकदम रोशन हो गया, और रोशनी में मैंने देखा वो लिबास बदल चुका था। सफ़ेद लिबास की जगह सुरमई सूट पहन रखा था, और अब खड़ा मुझे घूर रहा था। फिर दहाड़ा, ये वक़्त है तुम्हारे सोने का? क्यों, वक़्त को क्या हुआ? मैंने उसको घूरने का असर लिए बगैर जल कर पूछा। तुम्हारी आदतें पुप्पी ने बहुत हड़प कर रखी हैं। खा लिया, सो लिया, बीमार हो लिया, या फिर फेल हो लिया, रिश्वत देकर जमात बदल ली, इसके अलावा भी कुछ आता है तुम्हें? वो हाथ से बड़हम लहजे में घूरते हुए पूछ रहा था। ज़बरदस्ती पढ़ाने का यही अंजाम होता है, और अम्मा से मैं नहीं कहती कि वो रिश्वत देकर मुझे नई क्लास में करवा दें, मैंने जब्त करते हुए कहा, हालांकि जी रोने और उसका मुंह नोचने को चाह रहा था। और अपने इस मोटापे के बारे में क्या कहती हो? उसने मेरे फ्राबा जिस्म की तरफ इशारा करते हुए तंजिया कहा। बता सकती हो तुम्हारा वजन कितना है? हमारे यहाँ वेट मशीन नहीं, ये गढ़ है, कैडेट कॉलेज नहीं। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? इसलिए मैं तुम्हें याद नहीं करती थी कि तुम आओ, और मुझसे मैं बात अधूरी छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। फिर चला कर कहा, मैंने क्या कसूर किया है जो तुम मुझे ये सज़ा दे रहे हो? अगर मेरे पढ़ने को दिल नहीं चाहता तो इसमें मेरा क्या कसूर? उठा क्यों नहीं लेते स्कूल से? और अम्मा 12 बच्चों की खुराक मुझे खिलाकर अपनी अधूरी ख्वाहिश की तकमील करती है। इनकार कर दूं तो नाराज़ होती हैं। इसमें मेरा क्या कसूर? और तुम? मैं उसको कुछ कहते कहते चुप हो गई, मगर आंसू आंखों से गिरते रहे, मगर वो ज़रा भी मुतासर हुआ ना हुआ। बोला, फूफी ज़बरदस्ती खिलाती हैं और खाकर नींद तुम्हारे साथ करती हैं, मतलब सारे कसूर फूफी के हैं, तुम्हारा कोई नहीं। नहीं, मैंने मासूमियत से कह दिया। बको मत, जब पढ़ाई में उनकी ज़बरदस्ती नहीं चलती तो फिर? मैंने घूर कर उसको देखा और हलक फाड़ कर चलाई। फिर यह कि मुझे नहीं पढ़ना, सिर्फ खाना है, सोना है और मोटा होना है, कह कर मैं फिर फंस कर रोने लगी। अचानक खुले दरवाजे से फिरोज की शक्ल
निकल आई। उसने हैरान होकर पहले मुझे देखा, फिर अयाज से कहा, क्या हो रहा है भाई? बाज परस। अयाज ने संजीदगी से जवाब दिया, किसके बारे में? उन्होंने मजीद हैरानगी से पूछा, मोहतरमा की पढ़ाई, मोटापे और वक़्त बेवक़्त सोने और बीमार होने के बारे में। अयाज ने तफसील से बताया। क्या मतलब? फेरोज ने कुछ नागवारी से कहा, शायद मेरा रोना उसको दुख दे रहा था कि वो मेरा बहुत अच्छा कज़न था। उसका रवैया हमेशा मेरे साथ दोस्तों जैसा था, और एक दोस्त दूसरे दोस्त की तौहीन किस तरह बर्दाश्त कर सकता है? मगर अयाज को तो लगता है किसी की भी परवाह ना थी। बता सकते हो इसका वजन कितना होगा? वो फेरोज से पूछ रहा था। नहीं, फेरोज ने खुश्क लहजे में कहा। अच्छा, यहाँ वेट मशीन तो होगी तुम्हारे घर में? नहीं, फेरोज ने उसका मतलब समझकर पहले से भी खराब लहजे में कहा। अच्छा, अयाज ने मायूसी से कहा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, यार 80 किलो तो होगा इन मोहतरमा का वजन। तुम्हारा क्या ख्याल है? बकवास बंद करो, बाहर निकलो, बाहर, मैं सब लोगों को लेने आया हूँ। फिर उसने मुझे देखा। तुम नहीं चलोगी आयशा? नहीं, मैंने आंसू पोंछते हुए कहा। अरे क्यों नहीं चलोगी? अगर तुम ना गई तो अम्मा खफा होगी। वैसे भी अजरा ने कहा था तो मैं ज़रूर लेकर आऊँ। फिर बकवास। फेरोज ने घूर कर देखा तो अयाज हंसते हुए बाहर निकल गया, और फेरोज भाई मुझे तैयार होने का कहकर उसके पीछे पीछे चले गए। मारे मरवत के मैं उठी और जल्दी से तैयार होकर बाहर आई तो अम्मा, अब्बा, परवेज और फेरोज भाई और अयाज सब बैठे थे। चलो भाई उठो, मेरी बेटी आ गई, अब्बा ने मुझे देखते ही कहा। फिर मेरी सुर्ख आंखों को देखते हुए हैरान होकर पूछा, अरे मेरी बेटी रोई है? मगर क्यों? उन्होंने मुझे प्यार से अपने साथ लगा लिया। मेरा जी चाहा रो रो कर सब कुछ बता दूं, मगर वो जालिम मुझे अजीज भी बहुत था, इसलिए झूठ का सहारा लेते हुए कहा, अब्बा अभी सो कर उठी हूं ना, इसलिए शायद ऐसा लग रहा है, और शायद जुकाम भी होने वाला है, और शायद दमा। अयाज न जाने क्या कहना चाहता था कि फेरोज उसका हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। पीछे पीछे हम भी थे। कार की अगली सीट पर वो फेरोज भाई के साथ बैठ गया और हम सब पीछे बैठ गए। नावल अभी जारी है।